नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइन से। दिल्ली दंगों को लेकर के पुलिस जांच में खान मार्केट गैंग के ठेकेदारों और लुटियन गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आक्रामक रूप को देखकर वाड्रा, कांग्रेस और सोनिया गांधी सहित पूरा विपक्ष बौखला चुका है। उधर राजस्थान में गहलोत ने करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दे दिया है। उपचुनाव से ठीक पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमे में बंट चुकी है। शिवसेना की बद्दी राजनीति को लेकर के एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब शिवसेना पर खूब बरस रहे हैं। उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से फटकार लगाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत कमल खिलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। अब खबरें जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी शुरुआत करते हैं दिल्ली दंगों की खबर को लेकर के। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा किया है। इस जांच के दौरान जो खान मार्केट गैंग के ठेकेदार हैं और जो ये लुटियन गैंग हैं, लुटियन पत्रकार हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे को अंजाम दिया था, ये पीएफआई वाले, इनको लेकर के अब बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कुल 800 एफआईआर दर्ज की है दिल्ली दंगों को लेकर के और 4000 के लगभग जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दिल्ली दंगे के जांच को लेकर के किसी तरह की आंच ना आए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इन 4000 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 50% लोग मुसलमान हैं और 50% लोग हिंदू हैं, क्योंकि इन दंगों के अंदर हिंदुओं के भी घर जले थे और मुसलमानों के भी घर जले थे। दोनों को बराबर नुकसान हुआ था, जानमाल की हानि भी लगभग बराबर ही हुई थी। अब इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जांच में बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसका नाम सामने आया है, जिसने सबसे पहले मतलब एक तरह से लुका छिपी खेलकर एक तरह से छुप करके आर्टिकल वगैरह लिखने का काम किया। उसके बाद 3 लेयर के अंदर जो इस दिल्ली दंगे को बांटा गया, यानी कि इन प्रोफेसरों की तरफ से जो कहा गया कि ये जो अब मामला है वो हिंदू मुस्लिम पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनकी व्हाट्सएप चैट वगैरह सब कुछ खंगाली है। यानी कि बड़ा जो एक तरह से सबूत हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं और उसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक तरह से इसकी शुरुआत की थी, इसकी नींव डालने का काम किया। 3 लेयर के अंदर इसका काम होता था, यानी कि जो आर्टिकल लिखते थे वो चुपचाप आर्टिकल ही लिखते थे, दूसरों का काम था दंगा फैलाना, तीसरों का काम था जो एक लोगों को एकत्रित करना, दंगा फैलाने वालों को यानी दंगाइयों को एकत्रित करना। ऐसे में 3 लेयर के अंदर बंट करके दिल्ली दंगों को अंजाम है वो दिया गया। हिंदू मुस्लिम को एक तरह से आपस में लड़ाया गया, सांप्रदायिक रंग इन दंगों को दिया गया। इसी को लेकर के अब दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट गैंग और लुटियन गैंग पर एक तरह से बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है वो हिरासत में ले लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो चोर वाड्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटोनिया माइनो उर्फ तथाकथित सोनिया गांधी की अगुवाई में कल पूरे विपक्ष ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के एक मीटिंग की। कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के मीटिंग की, लेकिन अफसोस की बात ये कि पूरी मीटिंग के दौरान एक बार भी कोरोना और अर्थव्यवस्था का नाम नहीं लिया गया, यानी कि इनके पक्ष का नाम नहीं लिया गया, बल्कि पूरे विपक्ष ने एकत्रित होकर के सिर्फ मोदी मोदी का जाप किया। लेकिन एसपी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव इस विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए, जो यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2019 से पहले भी जब ये पूरा विपक्ष मोदी जी को हराने के लिए एकत्रित हुआ था और अब 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनावों को लेकर के एसपी बीएसपी है वो अभी से एंटोनिया माइनो और तथाकथित सोनिया गांधी के साथ नहीं है, यानी कि अन्य पार्टियों से किसी न किसी तरह से मायावती और अखिलेश यादव ने किनारा है वो
कर लिया है। और इस विपक्ष की पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे भी सोनिया के गुलाम बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसने का काम किया। ऐसे में मायावती और अखिलेश यादव ने तो सोनिया को बड़ा झटका दे दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे गुलाम बनकर सोनिया की राग है वो अलापते रहे। और जिस तरह से बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया गया, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर 22 मई को बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र बचाओ अभियान के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार का विरोध किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी के जो नेताओं द्वारा, और ये जो अभियान था पूरी तरह से सफल रहा। इसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस विपक्ष की पूरी बैठक में राग अलापते रहे, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे को घेरने का अंतिम निर्णय है वो ले लिया है। अब शिवसेना बीजेपी के विरोध से बचने की कोशिश में जुटी हुई है। कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से हार चुकी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार अब किस तरह से अर्थव्यवस्था को सुधारे, किस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके, किस तरह से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी करवाई जा सके, इसको लेकर के पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार है वो फेल हो चुकी है। लेकिन सोनिया गांधी और एंटोनिया माइनो को मायावती और अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा जो एक तरह से झटका दे दिया गया है। पूरा विपक्ष जिसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष है वो इस बैठक में शामिल हुआ और एक तरह से मोदी को हराने और मोदी की नीतियों को दबाने का काम इस बैठक में किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा पीएम मोदी अब इन सभी का बाप है। किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले भी ये एकत्रित हुए थे, लेकिन बाद में इनका महागठबंधन है वो पूरी तरह से फाट गया था। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो राजस्थान की चोरवाडरा कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 5,14,28,000 रुपए का चूना लगाकर बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार से 70 बसों का किराया गहलोत सरकार की तरफ से मांगा गया था। एक बिल पहुंचाया गया था। कोटा के अंदर 12,000 के लगभग उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो फंसे हुए थे। उनकी घर वापसी के लिए योगी सरकार की तरफ से 394 बसें भेजी गई थी। ऐसे में कुछ बसें कम पड़ गई थी, बच्चे ज्यादा थे, इसलिए योगी सरकार ने मदद करने के लिए गहलोत सरकार से आग्रह किया और गहलोत सरकार ने उस वक्त जो लिखित में मांगा कि आपकी हम मदद कर रहे हैं, यानी कि आपकी उत्तर प्रदेश में राजस्थान की बसें जा रही है, ये लिखित में दीजिए, और आप योगी सरकार गहलोत सरकार से मदद मांग रहे हैं, ये भी लिखित में दीजिए। ये लिखित में देने के बाद 19 लाख रुपए का डीजल बसों में भरवाया गया योगी सरकार की तरफ से। उसके बाद 1000 बसों वाली प्रियंका गांधी की राजनीति फ्लॉप होने के बाद गहलोत की तरफ से 36,36,000 रुपए का बिल योगी सरकार को उन बसों के किराए को लेकर के भेजा गया। लेकिन यूपी के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस की तरफ से राजनीति की गई थी, 1000 बसें जो राजस्थान रोडवेज की थी, उन बसों को कांग्रेस के लिए गहलोत ने भेज दिया था। यानी कि गहलोत ने अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी समझकर कांग्रेस को राजस्थान रोडवेज की बस भेज दी थी। लेकिन 3 दिन वहां पर राजस्थान रोडवेज की बसें खड़ी रही। उसका किराया अगर आंका जाए जिस तरह से इस जो गहलोत की तरफ से जो यूपी सरकार से किराया लिया गया एक दिन का, उस हिसाब से 5,14,28,000 रुपए किराया कांग्रेस से वसूला जाए। अभी तक राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस बिल को लेकर के कोई प्राथमिकता है वो नहीं दी है, यानी कि सार्वजनिक कोई भी बिल पास सार्वजनिक नहीं किया है कोई भी बिल। इसके अलावा पेमेंट अभी कांग्रेस की तरफ से आई है या नहीं आई है, इसको भी सार्वजनिक नहीं किया है। कुल मिलाकर के गहलोत की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो 3rd ग्रेड की राजनीति की गई थी, उसी बीच राजस्थान की गरीब जनताओं का 5,14,28,000 रुपए का चूना गहलोत अब कांग्रेस को एक तरह से गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, चूना लगा चुके हैं। मदद के नाम पर कांग्रेस गंदी राजनीति शुरू कर चुकी है। साथ ही कोटाई बसों में से 80 बसों को फर्जी भी अब गहलोत ने बताया। जिस तरह से 1000 बसें गहलोत सरकार की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी, उसमें कुछ टेम्पू थे, मोटरसाइकिल थे, ट्रक थे, कार थी। अब उसी राजनीति का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा है कि 394 बसें
जो राजस्थान में आई थी वो भी फर्जी थी, कोई टेम्पू थी, कोई मोटरसाइकिल थे। यानी कि अब एक तरह से बद्दी राजनीति करने का काम यहाँ गहलोत सरकार और कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े हैं तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी अब टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के अंदर मौजूद थे उस टाइम एक सिंधिया खेमा था और एक दिग्विजय सिंह कमलनाथ का एक खेमा था, यानी कि दो खेमे थे। और अब सिंधिया के बीजेपी में जाते ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो खेमे में जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस है वो बंट चुकी है। पूर्व में सिंधिया और कमलनाथ खेमा बना, अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा बन चुका है। 24 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पूर्व 2 दिन पहले पार्टी कमान दिल्ली ने मध्य प्रदेश के 11 जिला अध्यक्षों के नाम हैं वो तय किए हैं। हालांकि ये जो जिला अध्यक्षों के नाम तय करना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है, प्रदेश स्तर का काम होता है, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में तनातनी होने के कारण, इनका जो गठबंधन आपस में चकनाचूर होने के कारण अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के 11 जिला अध्यक्षों के नाम हैं वो तय किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अधर में अभी तक लटका हुआ है। फिलहाल 2 खेमों में बंटी मध्य प्रदेश कांग्रेस की ताजा वजह चौधरी राकेश चतुर्वेदी को कमलनाथ खेमा भिंड के मैगांव से एमएलए का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का पूरा खेमा चौधरी राकेश चतुर्वेदी के इस फैसले पर काफी खपा है। यानी कि भिंड से चुनाव लड़ाने को लेकर के अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ के सामने रोड़ा बनकर रह गए हैं। यहाँ इस सीट के ऊपर ब्राह्मण है वो बहुमूल्य हैं और कमलनाथ की सोच है कि ब्राह्मण जो वोटर हैं उनको राकेश चतुर्वेदी अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय के समर्थक इससे बिल्कुल भी जो खुश नहीं है। गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि 20 मई को जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर एआईसीसी को करनी पड़ी है। आमतौर पर प्रदेश स्तर पर ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है वो होती है। टिकट वितरण को लेकर के भी काफी ज्यादा घमासान अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खेमे में मच रहा है। कमलनाथ ने बताया जा रहा है कि 2-4 दिन पहले जो टिकट वितरण को लेकर के एक बैठक ली थी, इसी बैठक के अंदर इस राकेश चतुर्वेदी के नाम पर जो कांग्रेस में घमासान मच गया था, ऐसे में उपचुनाव से ठीक पूर्व कमलनाथ और दिग्विजय में बड़ी जंग है वो होती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कोरोना काल से महाराष्ट्र को बचाने में पूरी तरह फेल हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर पूरी तरह से बरस रही है। उद्धव के मंत्रिमंडल की चापलूसी और बद्दी राजनीति पर एमएनएस शिवसेना पर एक तरह से प्रहार जो है वो कर रही है और बोला जा सकता है कि खूब पूरी तरह से बरस रही है। सैनिटरी नैपकिन पर आदित्य ठाकरे की तस्वीर छपे पैकेट कोलाबा क्षेत्र में बांटने पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस पर टिप्पणी की है। आदित्य ठाकरे के इस चेहरे चमकाने वाली राजनीति को लेकर के अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरह से शिवसेना पर बरस रही है। कुल मिलाकर के एमएनएस और शिवसेना के बीच में फिलहाल बहुत ज्यादा जो एक तरह से बयानबाजी है वो हो रही है, जिसको लेकर के आदित्य ठाकरे की किरकिरी महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री उदय सामंत से नाराज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय में लास्ट ईयर की वार्षिक परीक्षाएं रद्द करवाने के लिए शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यूजी से गुहार लगाई थी। यूजीसी के निर्देशों का ये उल्लंघन उदय सामंत की तरफ से किया गया था, जिसको लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा, जिसमें उद्धव ठाकरे को स्पष्ट तौर पर फटकार लगाई गई कि इस तरह से जो यूजीसी के 2016 के नियम हैं, 2018 के जो नियम हैं, उनका उल्लंघन उदय सामंत कर रहे हैं और यूजीसी से संपर्क करने से पहले क्यों ना उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से संपर्क क्यों नहीं किया। यानी कि इस तरह के कई तरह से फटकार उद्धव ठाकरे की सरकार पर लगा दिया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी काफी नाराज हैं। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ही चुनाव आयोग से जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव कराने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मिलकर के
चुनाव आयोग से ये सिफारिश की थी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी है वो बची रही। लेकिन शिवसेना की तरफ से अब बुद्धि राजनीति करना शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं रद्द कराने के लिए यूजीसी को जो संपर्क किया जा रहा है, उनको लेटर लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से यूजीसी के नियमों का उल्लंघन यहाँ पर शिवसेना की उद्धव सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और शिक्षा मंत्री उदय सामंत में काफी जो तनातनी है वो फिलहाल चल रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के तहत जल्द ही कमल खिलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। चंद्रकांत पाटिल के बयान आने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है, लेकिन कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से हारी इस उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के तीनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। और अब तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को राम मंदिर निर्माण से भी आपत्ति होने लगी है। इससे शिव सैनिकों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। शिवसेना के फायर नेता माने जाने वाले संजय राउत ने राम मंदिर निर्माण का नाम नहीं लेने की बात कही थी, यानी कि श्री राम के नाम से अब शिवसेना को आपत्ति भी हो गई है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर अब एक तरह से माना जा सकता है कि बीजेपी का ग्रहण लग चुका है और आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस एक बार दोबारा महाराष्ट्र में कमल खिलाएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायक फिलहाल उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और वह एक अच्छे अवसर का मौका देख रहे हैं। जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और कुछ का बताया जा रहा है कि वो शिवसेना को छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में एमएनएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन की बातचीत भी चल रही है। ऊपर से सुब्रमण्यम की तरफ से उद्धव ठाकरे को एक तरह से चेतावनी भी दी गई है और उनको राय भी दी गई है कि इस कोरोना काल के दौरान यदि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस को छोड़कर के वापस बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो वो बहुत बड़ी देर कर चुके होंगे। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से स्पष्ट बोला गया है कि एनसीपी और कांग्रेस का मकसद सिर्फ शिवसेना को बर्बाद करना है। ऐसे में अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे को अपने घर वापसी कर लेनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो निश्चित है उद्धव ठाकरे और शिवसेना इस लायक नहीं रहेंगे कि उनको बीजेपी में शामिल किया जाए। इसलिए बीजेपी और शिवसेना के बीच में भविष्य में कभी भी गठबंधन नहीं होगा यदि उद्धव ठाकरे इस वक्त का ये सुनहरा मौका छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सीएम कुर्सी को अब बीजेपी ने चारों तरफ से घेरने का काम शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन कमल है वो खिलता हुआ नजर आएगा, कामयाब होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।